ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी है एक लड़की को देखा तो पार्ट 2 का 1623 से आगे की कहानी। सभी फाइल्स को पढ़ने के बाद अनिका कहती है, अगर मैं सही हूँ तो सौम्या हमारे दुश्मनों के लिए काम करती है। सौम्या की कमजोरी बिसु है और बिसु हमारे पास है। हमारे पास से बिसु को ले जाना उनके लिए नामुमकिन है, इसलिए अब वह बिसु की तरह ही कोई दूसरा टारगेट ढूंढेगी। वहीं दूसरी तरफ मीटिंग हॉल मारवा हाउस। अब अनिका कौटिल्य और प्रीति की तरफ देखते हुए आगे कहती है, दूसरा टारगेट वही होगा जिसके अंदर बिसु के सिमिलर वांछित चीज होंगी और वह खास चीज है बिसु का ब्लड ग्रुप। अब वह कौटिल्य को हिदायत देते हुए कहती है, तुम्हें पहले प्रीति के साथ बैठकर इस खास चीज को ऊपरी स्तर पर समझना होगा। उसके बाद तुम्हें यह पता लगाना है कि तुम्हारे और हमारे दुश्मनों के लिए उनका सबसे इजी टारगेट कहाँ पर है। एक बार यह पता चल जाए उसके बाद आगे क्या करना है वह मैं बाद में बताऊंगी। कौटिल्य कहता है, हो जाएगा मैडम। अब अनिका आगे कहती है, कौटिल्य, मैं नहीं चाहती कि हमारे किसी गलती की वजह से किसी भी निर्दोष की जान चली जाए। वैसे तो अब तक यह तय हो चुका है कि सौम्या हमारे दुश्मनों के साथ मिली हुई है, लेकिन फिर भी जितना जल्दी हो सके हमारे पास जितनी भी चीजें मौजूद हैं उन्हें सबूत में बदलने की कोशिश करो। मेरा मतलब है उन सब से पता लगाने की कोशिश करो कि किसके बीच क्या कनेक्शन है। अब कौटिल्य कहता है, जी मैडम। अब अनिका रोहित की तरफ देखती है और आंखों ही आंखों में सवाल करती है कि क्या वह कुछ कहना या पूछना चाहता है। रोहित अपनी आंखों के इशारों से मना कर देता है। अब अनिका कौटिल्य और प्रीति की तरफ देखते हुए कहती है, तुम दोनों जा सकते हो। याद रहे तुम दोनों के पास सिर्फ 4 दिन का वक्त है। उससे पहले तुम्हें यह काम खत्म करना होगा। जैसे ही वह दोनों जाने के लिए अपनी जगह से खड़े होते हैं, अनिका प्रीति से कहती है, प्रीति, तुमने वाकई तारीफ के लायक काम किया है। तुमने जो इन्फॉर्मेशन बिसु से इकट्ठी की है वह हमारे लिए वाकई काफी काम की साबित हो सकती है। वेल डन, कीप इट अप। इसके बाद प्रीति और कौटिल्य वहां से चले जाते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद रोहित एक बार अपने ऑफिस में जाकर अपने काम खत्म करना चाहता था, लेकिन अनिका उसे रोकते हुए कहती है, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसके बाद जाकर अपने काम पूरे कर लेना। रोहित हल्की सी गर्दन हिलाता है और इसके बाद रोहित और अनिका अपने बेडरूम में पहुंच जाते हैं। अनिका कहती है, बिसु के ब्लड ग्रुप का सौम्या के लिए क्या उपयोग है, इसका पता लगाना एक आसान काम नहीं है। मुझे खुद रिसर्च करनी होगी। बिसु से बातचीत के आधार पर जो भी क्लू हमें मिले हैं वह बाहर की दुनिया में किसी को भी बताना सुरक्षित नहीं होगा। हो सकता है कि इससे कोई ऐसा राज छुपा हो जिससे इस खास ब्लड के अन्य लोगों की जान के लिए एक नए तरीके का खतरा उत्पन्न हो जाए। रोहित अनिका की बात को पूरा करते हुए कहता है, मतलब अब तुम यह चाहती हो कि सगाई वाले दिन तक तुम्हें बिल्कुल परेशान न किया जाए। अब तुम अपनी रिसर्च लैब में जाकर एक बार फिर से मुझे कुछ दिनों के लिए पूरी तरह से भूल जाना चाहती हो। रोहित की बात पर अनिका उसे घूर कर देखती है। रोहित भी अपने चेहरे से ऐसे भाव प्रकट करता है जैसे कि कोई छोटा बच्चा रूठने का नाटक कर रहा हो। अब अनिका अपने दोनों हाथ कमर पर रख लेती है और कहती है, मतलब मैं नहीं जाऊं तो कौन जाएगा। अनिका की बात सुनते ही रोहित के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और वह कहता है, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। अब अनिका कहती है, तो फिर इसका क्या मतलब है। रोहित बड़े ही प्यार से कहता है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हर रात मेरे साथ डिनर करो। 24 घंटे में से कम एक बार तुम्हारा चेहरा देखना मेरे लिए कितना जरूरी है यह मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। अनिका जवाब देती है, नहीं, यह नहीं हो सकता। रोहित कहता है, क्यों नहीं, इसमें ऐसा भी क्या मुश्किल है। अनिका कहती है, मुझे अपने काम के बीच में डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। अब रोहित कहता है,
क्या मैं डिस्ट्रैक्शन हूँ? क्या मैंने तुम्हें कभी डिस्टर्ब किया? मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा। अब अनिका मुस्कुराकर रोहित की ठोड़ी को पकड़ते हुए हल्का सा हिलाकर कहती है, तुम्हें क्या पता कि यह चेहरे मेरे लिए कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। फिर दोबारा से अपने हाथ को नीचे करके एक कदम पीछे हटकर रोहित की तरफ उंगली करते हुए कहती है, तुम मुझसे नहीं मिल सकते, डेट्स फाइनल। अब रोहित अनिका के करीब आते हुए कहता है, प्लीज अनिका, प्लीज ना। बदले में अनिका अपने चेहरे के भाव बदलकर हल्का सा गुस्सा दिखाते हुए कहती है, प्लीज। अब रोहित एकदम खामोश हो जाता है। तभी कुछ सोचने के बाद अचानक ही रोहित को अंदर ही अंदर मीठी से गुदगुदी होने लगती है। फिर वह एक पल के बाद मुस्कुराते हुए अनिका के पास आकर कहता है, क्या सच में मेरा चेहरा तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन है? रोहित की इस बात पर अनिका के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वह अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। फिर रोहित आगे कहता है, अच्छा ठीक है, जाओ, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हें अपना काम चौथे दिन की सुबह तक खत्म करना होगा ताकि तुम उस दिन और रात सोकर अपनी पूरी नींद कर सको, ताकि 5वें दिन प्रीति और ओंकार की सगाई एंजॉय कर सको। अनिका रोहित की बात पर अपनी गर्दन हिला देती है। अब रोहित आगे कहता है, अगर तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ तब भी तुम चौथे दिन की सुबह लौट आओगी, बाकी का काम बाद में कर लेना। अनिका इस बार फिर से अच्छे बच्चे की तरह अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। रोहित अपनी दोनों बाहें अनिका की तरफ फैला देता है। अनिका धीरे से रोहित के गले लग जाती है और आंखें बंद कर लेती है। रोहित भी अपनी बाहों को समेटते हुए बिल्कुल ऐसा ही करता है। कुछ देर के बाद अनिका रोहित से अलग होकर कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद अपने लैब के लिए चली जाती है और रोहित अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीक्रेट रिसर्च लैब में जब अनिका लैब में पहुंचती है तो देखती है कि एनी अपने काम में बिजी थी। उसकी आंखें एक बड़ी थी, स्क्रीन पर टिकी हुई थी और हाथ लगातार इधर से उधर चल रहे थे। अनिका के आते ही वह अपने काम को रोक देती है। फिर वह अपना काम छोड़कर अनिका के पास पहुंच जाती है और कहती है, हेलो मैडम, हाउ आर यू? अनिका जवाब देती है, मैं ठीक हूँ, क्या तुम किसी काम में बिजी हो? एनी जवाब देती है, मैं उनके लिए सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रही हूँ, मुझे लगता है कि कल तक यह काम पूरा हो जाएगा। अब अनिका कहती है, इस काम के लिए अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, फिलहाल तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। एनी जवाब देती है, माय प्लेजर मैडम, मैं आपकी असिस्टेंट हूँ, आप आदेश दीजिए मुझे क्या करना है। एक पल रुककर एनी आगे पूछती है, क्या हम कुछ नया करने जा रहे हैं? अनिका अपनी पॉकेट से कुछ सैंपल निकालती है और कहती है, हाँ, हम कुछ नया करने जा रहे हैं। फिर उन सैंपल्स की तरफ इशारा करते हुए अनिका आगे कहती है, मेरे पास यह सैंपल है, हमें यह पता करना है कि इन सैंपल में किन चीजों की अधिकता है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में बोन मैरो से इस बोन मैरो में क्या अंतर है, या फिर यह समझ लो कि इसमें क्या विशेष बात है, बस हमें यही पता लगाना है। यही यदि हम इतना कर पाए तो समझ लो कि सफलता की ओर एक सीढ़ी चढ़ गए हैं। एनी जवाब देती है, मैडम, मैं तैयारी शुरू करती हूँ। इसके बाद अनिका अपने काम में व्यस्त हो जाती है और बाकी की तैयारी शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ ओंकार के कमरे में आज सुबह से लेकर अब तक भी ओंकार सनी से मिलने एक बार भी नहीं गया था। अंत में सनी ओंकार को ढूंढते हुए ओंकार के कमरे में पहुंच जाता है। ओंकार सोफे पर बैठकर सामने मौजूद टेबल पर अपने दोनों पैर रखकर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठा हुआ था। उसने एक हाथ मोड़कर दूसरे हाथ की कोहनी को सहारा दे रखा था और दूसरे हाथ की हथेली पर अपना चेहरा रखा हुआ था। सनी दरवाजा खोलकर अंदर पहुंच जाता है। ओंकार एक नजर उठाकर सनी की तरफ देखता है और दोबारा से अपनी हथेली पर अपना चेहरा टिका लेता है। सनी ओंकार के चेहरे पर छाई हुई मायूसी देखकर उसके पास जाकर बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक है? ओंकार अपनी पलकें हिलाता है, इसका मतलब था कि वह ठीक है। ओंकार के इस तरह के व्यवहार पर सनी अपना हाथ बढ़ाकर उसके माथे को छूकर देखता है।
ओंकार के शरीर का तापमान सामान्य था। अब सनी सोचता है कि ओंकार के इस तरह कमरे से बाहर न निकलने का क्या कारण हो सकता है। सनी पूछता है, तुम्हारी और प्रीति की बातचीत हुई या नहीं अभी? सनी के सवाल के जवाब में एक बार फिर से ओंकार सिर्फ अपनी हल्की सी गर्दन नाम में हिला देता है, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोलता। सनी को बड़ी ही हैरानी होती है। अब सनी कहता है, तुम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग कल ही क्लियर हो गई थी, फिर आज बातचीत नहीं होने का क्या कारण है? ओंकार कोई जवाब नहीं देता। सनी फिर से नया सवाल पूछता है, क्या तुम प्रीति से मिलने गए थे? ओंकार फिर से जवाब नहीं देता है। सनी नए तरीके से सवाल पूछता है, क्या प्रीति ने बात करने से मना कर दिया? पर क्यों? ओंकार इस बार भी कुछ नहीं कहता। अब सनी को धीरे धीरे गुस्सा आने लगता है। वह अपनी जगह से खड़ा होता है और ओंकार के चेहरे के सामने पहुंच जाता है। कुछ पलों तक लगातार उसे घूरता रहता है, तब भी ओंकार कोई रिएक्शन नहीं देता। तो वह अपने हाथ को उसके हाथ पर रख देता है, जिससे उसकी हथेली उसके चेहरे से नीचे हट जाती है। अब ओंकार उदास चेहरे से अपनी निगाहों को ऊपर की तरफ उठाकर सनी की तरफ देखता है। इस वक्त उसका चेहरा ऐसा था जैसे ना उसे कुछ समझ आ रहा है, ना उसे सनी पर गुस्सा आ रहा है, ना सनी की किसी बात का वह जवाब देना चाहता है। अब ओंकार अपने दोनों हाथ नीचे करके अपने सिर को पीछे की तरफ कर लेता है। अब सनी को गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। वह कमरे में इधर से उधर घूमने लगता है, फिर लंबी गहरी सांस लेकर अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसके बाद एक बार फिर से बिन बैग लेकर ओंकार के सामने आ जाता है और वहीं बैठ जाता है। फिर ओंकार से कहता है, क्या तुम फाइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो? अगर तुमने बोलना शुरू नहीं किया तो समझ लो कि तुम मेरे हाथों से बचने वाले नहीं हो। अब मैं तुम्हें इस तरह और बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुपचाप सारी बात बताते हो या पीटने के बाद मुंह खोलोगे? ओंकार अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी करके बड़े ही भारी मन से कहता है, दोस्त, तुमने जिसे पसंद किया उससे तुम्हारी बात पक्की हो गई और मैं जहां जिससे प्यार करता हूं वह मुझसे दूर होती जा रही है। तुम क्या समझो कि इस वक्त मेरी तकलीफ क्या है? इतना कहकर ओंकार फिर से चुप हो जाता है। अगर ओंकार थोड़ी और खरी खोटी भी सनी को सुनाता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ओंकार का फिर से चुप हो जाना सनी को बड़ा ही भारी पड़ रहा था। इसलिए उस पर भड़कते हुए कहता है, ओहो, तो तुम्हें यह बुरा लग रहा है कि मेरी और मुक्ता की कहानी शुरू होने वाली है? तुम्हें अपने दोस्त से चिढ़ हो रही है? मुझे तो कभी तुम्हारी और प्रीति के साथ होने से बुरा नहीं लगा, जबकि मैं सिंगल था। मैंने हमेशा तुम दोनों के साथ होने की ख्वाहिश की। मुझसे तुम्हारे लिए अगर थोड़ा भी कुछ हो सका तो मैंने करने की कोशिश की, और एक तुम हो जो मेरी दोस्ती का यश सिला दे रहे हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने मन में ऐसे ख्याल लाने की? तुम समझते क्या हो अपने आप को? अब ओंकार फिर से बड़ी ही उदासी के साथ कहना शुरू करता है, तुम मेरी बात का गलत मतलब समझ रहे हो। मेरे कहने का मतलब है कि काश मेरे माँ बाप भी तुम्हारे माँ बाप जैसे होते। देखो, तुम्हारे माँ बाप ने बिना किसी तरह की नोक झोंक के तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ कह दी। यहाँ एक मेरे माँ बाप हैं कि हमारे रिश्ते के ऊपर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठे हैं। बताओ, उनके जहर से अब मैं हमारे रिश्ते को कैसे बचाऊं? एक पल रुक कर दोबारा कहना शुरू करता है, मैं सुबह से कितनी बार प्रीति को फोन कर चुका हूँ, पर उसने एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया है। मैं न जाने कितनी बार उसके कमरे का चक्कर लगाकर आ चुका हूँ, पर वह मुझे एक बार भी वहाँ नहीं मिली। अब तुम ही बताओ, जब मेरी उससे बात ही नहीं होगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है? कल ही मुक्ता ने सबके सामने सारी बात एकदम साफ कर दी थी। मैंने अपने माँ बाप के किए के लिए प्रीति से माफी भी मांग ली है। अब तुम बताओ, इसके अलावा मैं क्या करूं? एक पल रुकने के बाद ओंकार दोबारा से कहना शुरू करता है, अगर प्रीति इस गलती के लिए मुझे सजा देना चाहे तो मैं तैयार हूँ, या वह इसके बदले में कुछ भी चाहे तो मैं करने के लिए भी तैयार हूँ, पर वह कुछ बताए तब तो कुछ करूँ मैं। फिर से ओंकार चुप हो जाता है। एक पल रुकने के बाद फिर से बोलना शुरू करता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ
बहुत खुश हूँ। मैं तुमसे मिलने इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी जिंदगी का काला साया तुम्हारी खुशियों पर पड़े। अब सनी अपने सिर पर हाथ रख लेता है और झट से फर्श पर घुटनों के बल आते हुए ओंकार के पैरों पर अपने हाथ रख लेता है और उसके बाद कहता है, हे दर्शन शास्त्री, आपके चरण स्पर्श करने से मैं धन्य हो गया। अब तक आप कहाँ थे प्रभु? आपके दर्शन से मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अब ओंकार सनी के हाथों को अपने पैरों से हटाते हुए अपने पैरों को टेबल के नीचे रख लेता है और कहता है, यह क्या कर रहे हो सनी? सनी उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अगर तुमने यह बीरा भवन नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें उठाकर बालकनी से नीचे फेंक दूंगा। मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर टैप के नीचे खड़ा हो जाना चाहिए और अपने सिर के ऊपर बहुत सारा पानी डालना चाहिए ताकि तुम्हारी सोई हुई बुद्धि जाग उठे। क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती कि अगर कल की बात के बाद भी प्रीति का गुस्सा शांत नहीं हुआ है तो बात कुछ और ही है। तुम इस तरह यहाँ रमता जोगी बनकर बैठे हुए हो तो प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी बल्कि बढ़ जाएगी। चलो अब खड़े हो जाओ, चलकर तुम्हारी प्रीति को ढूंढते हैं कि प्रीति कहाँ है। ओंकार कहता है, वह नहीं मिलेगी, मैं हर जगह ढूंढ चुका हूँ। सनी फिर से गुस्सा करते हुए कहता है, क्या वह भगवान है जो मौजूद हर वस्तु में समाहित है और हमारी इन आँखों से दिखाई नहीं दे रही है? अगर तुम्हें नहीं मिली मतलब यहाँ नहीं होगी। अब रात हो चुकी है, वह जहाँ भी गई होगी अपने कमरे में लौट आई होगी। ऐसा कहकर एक पल के लिए सनी चुप हो जाता है और फिर कुछ सोचकर दोबारा कहता है, और अगर हमारे ढूंढने पर भी नहीं मिली तो हम मुक्ता की मदद ले लेंगे। प्रीति उसका फोन जरूर उठाएगी और हमें पता चल जाएगा कि वह कहाँ है। सनी की बात सुनते ही ओंकार अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और कहता है, चलो उसे ढूंढते हैं। दोनों दोस्त कमरे से बाहर निकलकर सबसे पहले प्रीति के कमरे में जाते हैं। प्रीति वहां मौजूद नहीं थी। इसके बाद वह घर के हर उस कोने में घूम कर आते हैं जहां प्रीति के होने की जरा सा भी संभावना थी। लेकिन मारवा हाउस छानते छानते वह दोनों थक जाते हैं, लेकिन प्रीति का कहीं अता पता नहीं मिलता। अपनी खोज को जारी रखते हुए वह दोनों डाइनिंग हॉल तक पहुंच जाते हैं। सनी अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रख लेता है और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। फिर हल्का सा नीचे झुकते हुए कहता है, पूरे घर में ढूंढ चुके हैं, घर के बाहर भी ढूंढ चुके हैं, पर पता नहीं तुम्हारी प्रीति कहाँ छुप गई है। अब और चलना मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा कहकर वह वहीं सोफे पर बैठ जाता है। तभी उसे इधर से उधर घूमते हुए नौकर दिखाई देते हैं और सनी के दिमाग में एक बात कौंध जाती है। वह झट से एक नौकर को रोकते हुए पूछता है, क्या तुमने कहीं प्रीति मैडम को देखा है? वह नौकर कहता है, मैंने उन्हें मीटिंग हॉल की तरफ जाते हुए देखा है। इतने में ही वहां से गुजरता हुआ दूसरा नौकर इस बात को सुन लेता है और वह बोल पड़ता है, वहां से तो वह कब की आ चुकी हैं। वह कौटिल्य सर के रूम की तरफ गई हैं, शायद किसी जरूरी काम में बिजी हैं। मैंने अभी अभी भूमिका मैडम को भी वहीं जाते हुए देखा है। इन सब बातों को सुनने के बाद ओंकार भी सनी के पास ही बैठ जाता है। कुछ देर तक दोनों दोस्त सोचने की गहन मुद्रा में बैठे रहते हैं। कुछ देर सोचने के बाद ओंकार कहता है, इसका मतलब आज पूरा दिन वह बहुत बिजी थी और अभी तक भी उसे फुर्सत नहीं हुई है। ओंकार की इस बात पर सनी आगे कहता है, और अब जब तुम उससे बात करने जाओगे तो उसकी थकावट तुम पर फ्रस्ट्रेशन बनकर उतरेगी। अब ओंकार बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैं अपनी नैया के छेद को और बड़ा नहीं करना चाहता। सनी बात को पूरा करता है, इस हिसाब से तुम्हें अभी बात नहीं करनी चाहिए। ओंकार आगे कहता है, बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं प्रीति से सुबह में बात करूंगा और इससे पहले कि प्रीति अपने कमरे से बाहर निकल जाए मैं उसके कमरे में पहुंच जाऊंगा। सनी कहता है, गुड बाय, यह हुई ना बात। दैट इज स्पिरिट। कहने के लिए सनी ने बड़ी बड़ी बातें कर दी थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी प्रीति और ओंकार को लेकर चिंता हो रही थी। उसने हमेशा दोनों को एक खूबसूरत जोड़ी की तरफ देखा था। उन्हीं को साथ में देखकर सनी के मन में एक प्रीति जैसी इंडिपेंडेंट और समझदार पार्टनर की ख्वाहिश होती थी।
वह दिल से चाहता था कि जल्द से जल्द दोनों के बीच की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अंत में वह ओंकार को चीयर अप करने के लिए कहता है, तुम लोगों की लड़ाई खत्म हो तो फिर हम किसी कपल शो में चलेंगे। मैं और मुक्ता, तुम और प्रीति, और हेल्दी टाइम स्पेंड करेंगे। ओंकार हल्की सी मुस्कान देता है। इसके बाद दोनों दोस्त वहां से खड़े होकर चल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ कौटिल्य के कमरे में टेबल पर कौटिल्य का लैपटॉप रखा हुआ था। उसकी स्क्रीन ऑफ थी, लेकिन लैपटॉप अभी भी ऑन था। इसके ठीक सामने बैठकर कौटिल्य और प्रीति बैठकर बीसू के ब्लड ग्रुप के बारे में और उससे प्राप्त की गई बाकी की इंफॉर्मेशन को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। प्रीति उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि सौम्या बीसू का किस तरह से इस्तेमाल कर रही थी। प्रीति कहती है, बीसू की बातचीत से और सौम्या के जाने से पहले जब वह बीसू से मिली थी, उस वीडियो फोटो से यह बात साफ हो गई है कि उसने बीसू के शरीर में कुछ इंजेक्ट नहीं किया था, बल्कि उसने बीसू के शरीर से बोन मैरो कलेक्ट किया था। इसलिए बीसू इतना तड़प रहा था, लेकिन वह किसी को कुछ बता सके ऐसी उसकी हालत न तब थी न अब है। जैसा कि अनिका दीदी कह रही थी कि बीसू की गैर मौजूदगी में सौम्या को एक ऐसे इंसान की, या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि किसी ऐसे बच्चे की जरूरत होगी जिसका ब्लड ग्रुप बीसू जैसा हो। अगर हम सही हैं, तो अब बीसू के बोन मैरो का इस्तेमाल इसलिए कर रही है क्योंकि उसी के ब्लड ग्रुप में, बोन मैरो में वह चीज मौजूद है जिसका सौम्या इस्तेमाल करती है। यह दुश्मन जितना ताकतवर है, उस हिसाब से देखा जाए तो उन लोगों के लिए ऐसे किसी इंसान को किडनैप कर लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी। बस उसे इस काम में सिर्फ एक ही मुश्किल आएगी। अब आगे कौटिल्य कहता है, और वह मुश्किल यह है कि यह कैसे पता लगाया जाए कि वह टारगेट उन्हें कहाँ मिलेगा। प्रीति कहती है, हाँ भैया बिल्कुल सही। अब कौटिल्य आगे कहता है, उन्होंने ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढने के लिए बड़े बड़े अस्पतालों की सीक्रेट फाइल्स को छान मारा होगा। इस काम के लिए बड़े हैकर की जरूरत है जिसकी उनके पास कोई कमी नहीं। अब प्रीति आगे कहती है, हाँ ऐसा ही है। जितना अब तक हम देख पाए हैं, मुझे भी यही समझ में आता है, और इसीलिए अनिका दीदी आपको यह काम सौंप कर गई है, क्योंकि हम में से आप ही इस काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं। यह आपको ही पता लगाना होगा कि सबसे नजदीक और सबसे आसान टारगेट कहां पर होगा। कौटिल्य कहता है, मुझे लग रहा है कि यह काम कुछ घंटों का होगा, लेकिन सारी बात को सुनने समझने के बाद अब समझ में आ रहा है कि क्यों अनिका मैडम ने 4 दिन का वक्त दिया है। प्रीति कौटिल्य की बात सुनकर अपनी गर्दन दाएं से बाएं और बाएं से दाएं हिला देती है। अभी कौटिल्य और प्रीति इस मुद्दे को पूरी अच्छी तरह से समझकर यह तय करने की कोशिश कर रहे थे कि उन दोनों को अलग अलग अपने काम को किस तरह से अंजाम देना है, कि ठीक इसी वक्त कौटिल्य के कमरे का दरवाजा धड़ाक की आवाज के साथ खुलता है। दोनों की निगाहें दरवाजे पर जाती है तो भूमिका कमरे के अंदर आती हुई नजर आती है। वह उन दोनों से बिना कुछ कहे वहां मौजूद सोफे पर जाकर बैठ जाती है। अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर अपने दोनों हाथों को बैक रेस्ट पर फैला लेती है और सामने की ओर देखने लगती है। इस वक्त भूमिका की भौवें चढ़ी हुई थी। चेहरे को देखकर आसानी से बताया जा सकता था कि वह गुस्से में भी है और परेशान भी है। प्रीति समझ जाती है कि इस वक्त भूमिका को कौटिल्य के साथ अकेला छोड़ देने में ही समझदारी है। भूमिका यहाँ कौटिल्य से ही मिलने आई होगी। प्रीति कहती है, आप दोनों बातें कीजिए, तब तक मैं अनिका दीदी का दिया हुआ काम पूरा करने की कोशिश करती हूँ। मैं जाकर उस पेशेंट को देखती हूँ, उसे होश आया है या नहीं। ऐसा कहकर प्रीति वहाँ से बाहर निकल जाती है। प्रीति के जाने के बाद कौटिल्य अपनी जगह से उठ खड़ा होता है। सबसे पहले वह जग और गिलास उठाता है। गिलास में पानी भरकर भूमिका के पास जाकर बैठ जाता है और भूमिका की तरफ गिलास का पानी बढ़ा देता है। भूमिका कौटिल्य के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसे पानी को रख देने के लिए इशारा करती है और अपनी शक्ल को और भी ज्यादा सिकोड़ लेती है। कौटिल्य कहता है, पी लो, दिमाग को रिलैक्स करने में थोड़ी मदद मिलेगी। भूमिका कौटिल्य की तरफ देखती है। एक पल यूं ही देखते रहने के बाद गिलास अपने हाथ में ले लेती है और एक एक सिप करके पीना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वह सारा पानी पी लेती है। तब कौटिल्य कहता है,
अब बताओ क्या हुआ है, इतना परेशान क्यों हो? भूमिका लंबी गहरी सांस लेती है और उसके बाद गुस्से से कहती है, वह निपुण मीना मेरी समझ से बाहर होती जा रही है। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसके खिलाफ कोई भी क्लू हाथ नहीं लग रहा है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुकी हूँ उसकी जड़ों का राज हासिल करने के लिए, लेकिन वह तो ऐसी जान पड़ती है जैसे कि आसमान से धरती की ओर लटक रही हो और इसीलिए उसकी जड़ों तक पहुंचना नामुमकिन हो। उसे देखकर मुझे इतना गुस्सा आता है कि उसकी गर्दन मरोड़ दूं। अब लगता है कि मैंने ही उसे यहाँ बुलाकर गलती की है। फिर एक पल चुप होकर आगे कहती है, पर मुझे क्या पता था कि मदद मांगने के नाम पर मुसीबत सिर पर आ गिरेगी। इससे तो अच्छा होता कि मैं तुम्हारी ही मदद लेती रहती। क्या तुम डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं कर सकते हो? तो मुझे किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। भूमिका इसी तरह से और भी बहुत कुछ बोलती चली जाती है। उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वह गुस्से में क्या क्या बोलती चली जा रही है। कौटिल्य बड़ी ही शांति से बैठकर उसकी हर बात सुन रहा था, साथ ही बीच बीच में उसकी खरी खोटी भी पचाता जा रहा था। कुछ देर के बाद जब भूमिका अपने मन की पूरी भड़ास निकाल लेने के बाद शांत हो जाती है, तब कौटिल्य भूमिका का एक हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहता है, जो हो गया उसे तुम बदल नहीं सकती, लेकिन तुम मुझे बताओ कि अब मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हारे लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, बस जरूरत है तुम्हें शांत मन से सोचने की। एक बार शुरू से लेकर अंत तक सभी बातों को अपने मन में दोहराओ। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई न कोई ऐसी चीज तुम्हें जरूर मिल जाएगी जिससे हमें मदद मिल सके और हम इस निपुण मीरा के केस के कुछ प्रोग्रेस कर सके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी निशाना बाकी न हो। ये स्टोरी थोड़ी लेट से अनलॉक हो रही है और पर डे सिर्फ 4 ही एपिसोड अनलॉक हो रही है, इसीलिए मैं इसको लेट से अपलोड कर रही हूँ। सपोर्ट करने के लिए थैंक्स।